बच्चों, कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आपका ये वाला चैप्टर जो है फोटोसिंथेसिस, जिसकी कहानियां आपने बहुत पढ़ी है, लेकिन अब पता चल रहा होगा कि असली में फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। ठीक है, बोल रहे होंगे मैम अच्छा ही था जो नहीं हो रहा था, पता नहीं था। बहुत ही ज़्यादा जो है बच्चों को ये परेशान करता है, लेकिन एक बार आप समझ लेंगे ना, जैसे हमने एक बार समझ लिया तो अब हमें कभी दिक्कत नहीं आती, सब कुछ कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, और मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ कि आप जो है हमारी तरह आपको रटाया न जाए, क्योंकि हम जब पढ़ा करते थे तो हमें रटाया जाता था, है ना। काफ़ी चीज़ें जब मैंने बाद में स्टडी की तब मुझे समझ में आया कि अच्छा इस वजह से ऐसा होता है, और वो वजह आपको मैं क्लियर करती जाऊँ, ये मेरी कोशिश रहती है कि आपको मेरी तरह पछतावा ना हो। तो आज हम करने वाले हैं L6 और उसमें हम करने वाले हैं वही डार्क रिएक्शन करेंगे, लेकिन डार्क रिएक्शन का एक पार्ट हमने जो करा वो किया था कि कैसे C3 साइकिल चलता है। ठीक है, आज हम जो है C4 साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि डार्क रिएक्शन में कुछ पौधों में C4 साइकिल भी चलता है ना। है तो ये डार्क रिएक्शन जिसका नाम है H और स्क्लेच चक्र या C4 चक्र। ठीक है, दोनों ध्यान रखना है। उसका क्या था, केल्विन वाले का C3 था। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है केल्विन C3 है या H स्क्लेच, तो पहले 3 आएगा, तो 3 वाला पहले। ठीक है, ये 4 है, बाद में आ रहा है। C चक्र में होने वाली अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, पायरुविक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे और ETC, साथ में हम फोटो फॉस्फोरिलेशन भी देखेंगे, क्योंकि इसी का पार्ट है फोटो रेस्पिरेशन कि ये H स्लेच साइकिल की जरूरत क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो है अभी से बता रही हूँ, क्वेश्चन आ जाए H स्लेच साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसका आंसर जो आपको लिखना है वो आज बताऊंगी मैं आपको। प्रकाश श्वसन के लिए उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो बात करते हैं H और स्क्लेच चक्र की। अब देखो नाम है इनका, 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चक्र को डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम क्या है, H स्क्लेच चक्र है। और C4 साइकिल क्यों कहते हैं, C3 साइकिल क्यों कह रहे थे, क्योंकि वहां पे फर्स्ट कंपाउंड जो बन रहा था वो फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा था, 3 कार्बन का था वो, इसलिए C3 था। यहाँ पे पहला कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल, ऑक्जेलोएसिटेट बनेगा। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि ये पहला कंपाउंड C4 है, 4 कार्बन का है, इसीलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए क्योंकि पूछी जाती है कि इसको C4 साइकिल क्यों कहते हैं। और जिन पौधों में ये पाया जाता है उसे हम कहेंगे C4 प्लांट्स। चलिए शुरू करते हैं। गन्ने की पत्तियों को CO2 प्रदान की और पाया कि प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन यौगिक के स्थान पर 4 कार्बन यौगिक जो कि ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है, जिसको हम शॉर्ट में OAA भी कहते हैं, प्राप्त हुआ। ठीक है, और यहीं से इनका जो है माथा ठनका, इन्होंने कहा अतः मजी चटक ली, ये कैसे हो गया, हम तो 4 कार्बन पड़े आ रहे थे, ये गन्ना क्यों इतना इतरा रहा है, ये पता चला उन्हें। और फिर डिस्कवरी हुई, जिन पौधों में केल्विन चक्र CO2 का स्थिरीकरण करता है उसे C3 पादप कहते हैं। जिसमें केल्विन चक्र चलता है उन प्लांट्स को C3 प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि इनमें प्रथम स्थायी उत्पाद C3 वाला पदार्थ फॉस्फोग्लिसरिक, जिसके बारे में हम पढ़ के आए हैं, PGA होता है, इसीलिए इन्हें C3 कहते हैं। इनको क्यों कहते हैं, कुछ एक बीजपत्री, नाम आपको याद रखने हैं, सबसे घिसा पिटा सड़ा हुआ क्वेश्चन है ये कि किन पादपों में C4 साइकिल मिलता है। तो एक बीजपत्री पादप जैसे गन्ना, मक्का, ज्वार, ज्वार का क्या नाम है, सार्गेसम। ठीक है, ज्वार एट्रीप्लेक्स में क्या बोलता है भाई, ये कहते हैं हम C4 करेंगे, तो इनमें C4 होता है, लेकिन साथ के साथ एक द्विबीजपत्री भी है। देखो एक्सेप्शंस तो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बीजपत्री में हमें मिल रहा है, लेकिन एक ऐसा द्विबीजपत्री भी है हमारे पास जिसका नाम है एमरेंथस, वो भी C4 साइकिल करता है, मतलब कि C3 नहीं करते। ये कौन सा साइकिल चलाते हैं, ये C4, शुगर केन, मेज और सार्गेसम। ठीक है, चलिए ज्वार जो है वो क्या करता है, हमारा C4 साइकिल चलाता है। अब होता क्या है C4 साइकिल में, तो अभी हमने बात की कि इसमें CO2 स्थिरीकरण, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है, प्रथम उत्पाद जो बनता है स्टेबल कंपाउंड, वो कौन होता है, 4 कार्बन का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, चिंता मत करो, ये बस हम थोड़ा सा देख रहे हैं अभी।
अतः इन पादपों को C4 पादप कहते हैं। इन पादपों की पत्तियों में क्रेंच प्रकार की शारीरिकी पाई जाती है। एक और क्वेश्चन, ये बात मैं बहुत पहले कह चुकी हूं कि मेरी हर लाइन को क्वेश्चन समझ के याद कर लेना इस चैप्टर की। क्रेंच प्रकार की संरचना पाई जाती है इनमें, जिसको क्रेंच एनाटॉमी भी कहते हैं। ठीक है, क्रेंच एनाटॉमी क्या है? क्रेंच एनाटॉमी, ये जो गन्ना, ज्वार जिसके अभी हमने नाम पढ़े ऊपर, मक्का, मेन तो ये 3 याद रखने हैं। वो एट्रिक्लेप्ट वाला चलो छोड़ भी देना, वो मैंने ऐसे लिखा दिया। एमरंथस भी आपकी बुक में नहीं दे रखा है, मैंने लिखा है नीट के हिसाब से। ठीक है, चलो तो ये 3 जो है आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं। इन तीनों में क्रेंच एनाटॉमी पाई जाती है। अब ये क्रेंच एनाटॉमी क्या बोला है बताते हैं अभी। ठीक है, पढ़ी है आपने, ज्यादा कोई नया चीज नहीं बता रही मैं। इसमें क्या होता है, अगर आपको लीफ ध्यान आ रही हो, अगर आपको लीफ ध्यान आ रही हो एक बीजपत्री की, सबके काट हम देख चुके हैं, एनाटॉमी हम देख चुके हैं, उसके बाद ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो लीफ ध्यान आ रही हो तो वहां पे पाया जाता है एक बंडल शीट, पुलाच्छद। याद आ रहा है क्या कुछ? C4 चक्र को एक और नाम है इनके, भाई इनके जो एक्स्ट्रा नाम होते हैं ना, निकनेम, उनको भी थोड़ा देख लिया करो। इसका एक और नाम क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिडिक चक्र भी कहते हैं इसको, बीटा कार्बोक्सिलिक एसिडिक चक्र भी कहते हैं इसको, हेच-स्लेच साइकिल भी इसको कहते हैं। ये सारे नाम पता होने चाहिए, किसका क्या नाम है। अच्छा, कई बच्चे जो है, अभी तो हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, बढ़िया बात है, फिर हम श्वसन शुरू करेंगे तो श्वसन में जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम क्रेब्स चक्र फोटोसिंथेसिस में होता है, केल्विन चक्र फोटोसिंथेसिस में होता है, ग्लाइकोलिस फोटोसिंथेसिस में होता है, या रेस्पिरेशन में होता है। तो फोटोसिंथेसिस जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे ना तो ग्लाइकोलाइसिस का कोई नाम आता है, न ही क्रेब्स साइकिल, ये दोनों मिलेंगे आपको श्वसन के अंदर। ये बात बच्चों को, हमें भी परेशान करती थी, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्रेब्स साइकिल होता है फोटोसिंथेसिस में, केल्विन साइकिल होता है। तो थोड़ा इस बात को अभी से, केल्विन केल्विन नाम भी मत लेना फोटोसिंथेसिस में, क्रेब्स साइकिल का नाम नहीं लेना बिल्कुल, वो श्वसन में होता है। ठीक है, चलो तो इसके नाम याद हो गए भाई, ये नाम है इनके, हालांकि आपकी बुक में नहीं दे रखे, लेकिन मेरा काम है बताना तो मैं बता देती हूँ। ठीक है, चलो अब है क्या ये क्रेंच एनाटॉमी? तो वही लीफ याद आ रही है आपको, हमने लीफ देखी थी एक बीजपत्री की। एक बीजपत्री की लीफ में हमने कहा था कि वहां मीजोफिल जो होता है, मध्य उत्तक होता है। भाई ये एपिडर्मिस है, ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना, रंध्र वंध्र अभी मैं कुछ नहीं बना रही हूँ। ठीक है, ज्यादा एनाटॉमी बाहर वाली नहीं, हम सिर्फ काम की एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि एक बीजपत्री जो होती है वो आइसोलेटरल होती है ना, डॉर्सल और वेंट्रल उसमें अलग अलग नहीं होता। वो कैसी होती है? समपार्श्विक होती है। ये बात कही थी कि नहीं कही थी? समपार्श्विक होती है, ये बात हमने कही थी ना, कि ऊपर और नीचे उसमें कोई फर्क नहीं होता, समांतर शिराविन्यास पाया जाता है, और उसका जो पर्ण मध्य उत्तक होता है वो भी सेम होता है। खंभ उत्तक, जो कि हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि द्विबीजपत्री में ऊपर खंभ उत्तक होता है, स्पंज उत्तक होता है, लेकिन एक बीजपत्री में ऐसा कुछ नहीं होता। एक बीजपत्री में सारी सेल्स जो है वो समान होती है, बाहर वाली, जिसको हम मध्य उत्तक कहते हैं। लेकिन इनमें एक विशेषता होती है जो हमने पढ़ी थी, कि इसमें क्या होता है, जो बंडल, जो रंभ होते हैं, रंभ मतलब जहां पे जाइलम फ्लोएम मिलेंगे, ये जाइलम फ्लोएम अभी मैं ऐसे ही फर्जी टाइप के बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद उनको देखना नहीं है अभी। ये जाइलम फ्लोएम होते हैं, उनके बाहर एक लेयर बनी होती है, जो परिरंभ होता है उसके साथ ही एक लेयर बनी होती है स्पेशल कोशिकाओं की, इस तरह की। इनको क्या नाम दिए थे? इनको नाम दिए थे पुलाच्छद। क्या नाम दिए थे? पुलाच्छद। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? बंडल शीथ लिखा हुआ है, ठीक है, क्या कहते हैं? बंडल शीथ कहते हैं। तो इसकी पत्तियों में हमें 2 प्रकार की वैसे सेल्स मिलती है। पर्णोद्योतक तो एक जैसा ही होता है सब दूर,
लेकिन इनके जो रंभ होता है उसके चारों तरफ एक लेयर होती है, सुरक्षा लेयर होती है, जिसको हम कहते हैं पुलाच्छद या बंडल शीट। ये बंडल शीट किसकी बात कर रहे हैं? एक बीजपत्री की। ये जो बंडल शीट होते हैं और पुलाच्छद होते हैं, इनकी कुछ खासियत होती है। पहली खासियत, पहले बात करते हैं मीजोफिल की। मीजोफिल में क्या होता है? ग्रेना अच्छे से होते हैं, ग्रेना बड़े व ज्यादा होते हैं, अधिक होते हैं। जबकि इसमें क्या होता है? इसमें ग्रेना नहीं होते, ग्रेना कम है इसमें। अब ग्रेना क्या है ये मुझसे मत पूछना, चैप्टर जो है वो आधे पे आ गया है, आधे पे क्या खत्म होने वाला है। ग्रेना जो होते हैं वो कम होते हैं, और इसमें जो हरित लवक होते हैं वो बढ़िया से होते हैं, हरित लवक अधिक होते हैं, अधिक और बड़े भी हैं। हरित लवक से तो कोई वैसे लेना देना नहीं है, नहीं ग्रेना से है। एक और चीज जो आपको बाद में काम आएगी, पुलाच्छद जो होते हैं बंडल शीट, ऑक्सीजन के लिए बाधक है, ऑक्सीजन को अपने अंदर नहीं आने देती है। ये बात ध्यान रखना, आगे इसी टॉपिक में काम आने वाली है अभी। ठीक है, तो दो प्रकार की सेल्स है। अब सुनो मेरी बात, हम क्या करना है, बंडल शीट होती है और ये मीजोफिल है। मीजोफिल पहले आएगा भाई, देखो मीजोफिल पहले आता है फिर बंडल शीट आती है। ये बात समझ में आ गई? मीजोफिल पहले फिर बंडल शीट। बंडल शीट जो होती है उसके अंदर तो चलता है C3 साइकिल, जबकि मीजोफिल के अंदर चलता है C4 साइकिल। क्या चलता है? इसमें तो चलेगा C4 साइकिल और इसमें चलेगा C3 साइकिल। समझे क्या भावनाओं को, कैसे चलता है अभी समझाती हूँ। C4 और C3 समझ गए। इसमें फर्स्ट कंपाउंड PGA बनता है, इसलिए इसको 3 साइकिल कहते हैं। इसको फर्स्ट कंपाउंड 4 कार्बन वाला बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसलिए इसको C4 कहते हैं। यहां तक की बात समझ में आई? आगे चलो। अब C4 चक्र में होने वाली अभिक्रियाएं कौन सी है इसकी बात करते हैं। सबसे पहले पर्ण मध्योतक में कौन सी कोशिका क्या हो रहा है? इसमें प्रथम बार प्राथमिक स्थिरीकरण होता है। ठीक है, प्रथम बार प्राथमिक स्थिरीकरण होता है। बता रही हूं मैं क्या होता है। अब देखो कैसे होता है, सुनो मेरी बात। सबसे पहले हमारे पास जो डार्क रिएक्शन है, कौन सी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं भाई? अभी भी अप्रकाशिक ही चल रही है ना। अप्रकाशिक में ही हम दूसरे टाइप की रिएक्शन पढ़ रहे हैं। लेक्चर आपको ध्यान हो, मैंने तीनों बता दिए थे। एक तो C4 साइकिल, C3 साइकिल और एक कैम, जो कि आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगी क्योंकि उस पे क्वेश्चन आते हैं नीट पे। ठीक है, अब पर्ण मध्योतक में क्या होता है? प्राथमिक स्थिरीकरण होता है। किसका स्थिरीकरण? इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का PEP, PEP क्या है? PEP है फॉस्फो इनोल पाइरुवेट। CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का PEP द्वारा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट द्वारा स्थिरीकरण होता है। स्थिरीकरण समझ गए ना? कार्बोक्सिलेशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करता है? PEP ग्रहण करता है। स्थिरीकरण एक एंजाइम, इस एंजाइम का नाम आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको उस चैप्टर में भी बताया है। अगर आप मिनरल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, खनिज वाला, पेप्केज। पूरा नाम क्या है इसका? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। होता है। CO2 का द्वारा स्थिरीकरण एक एंजाइम फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज द्वारा होता है। ठीक है, समझे बात को।
अब क्या हुआ, जब इसका फॉस्फोरिलेशन हुआ, जैसे वहां पे हो रहा था, वहां पे क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड कौन ग्रहण कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रहण करके क्या बना रहा था, पीजीए बना रहा था। यहाँ पे क्या बन रहा है, पीजीए नहीं बनेगा, वहां पे रुबिस्को जो है वो ग्रहण कर रहा था। यहाँ पे कौन ग्रहण कर रहा है, यहाँ पे पीईपी ग्रहण कर रहा है। अंतर समझते जाओ, अंतर आता है C3 और C4 में। वहां पे आरयूबीपी कर रहा था, ठीक है, और यहाँ पे कौन कर रहा है, पीईपी कर रहा है, पहला अंतर। दूसरा क्या है, यहाँ पे 4 कार्बन वाला, इसके फलस्वरूप इसमें 4 कार्बन युक्त प्रथम उत्पाद से हमारा मतलब स्थायी उत्पाद से है, ऑक्जेलो एसिटिक या एसिटिक अम्ल भी बोल सकते हैं, एसिटेट भी बोल सकते हैं, ऑक्जेलो एसिटेट बनता है। ये कहाँ हो रही है क्रिया, ये पर्ण मध्योतक की कोशिकाओं में यानी मीजोफिल में हो रही है। कौन सा साइकिल चल रहा है, ये पर्ण मध्योतक में C4 साइकिल चल रहा है, ठीक है, C4 साइकिल चल रहा है। ये अभी साइकिल बताऊंगी मैं। ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनता है जिसको शॉर्ट में हम OAA कहते हैं। इसमें ATP यूज होती है, इसमें ATP काम आती है। दूसरा, यह एक अन्य अम्ल मैलिक अम्ल या देखो मैलिक अम्ल भी बनता है और एस्पार्टिक एसिड भी बनता है। मैलिक अम्ल बाद में एस्पार्टिक में बदल जाता है, एस्पार्टिक अम्ल में बदल जाता है। यहां तक की कहानी कहां हो रही है, यहां तक की कहानी पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में होती है। 2 बार रिवाइज हो जाएगा, एक बार मैं आपको लिख के समझा रही हूँ, दूसरा मैं आपको बना के समझाऊंगी, ठीक है। अभी तक की कहानी समझ में आई, सुनो। अब ये जो मैलिक या एस्पार्टिक एसिड होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, वो आ जाते हैं बंडल शीट के अंदर। बंडल शीट के अंदर कौन सा साइकिल चलना है, C3 साइकिल चलना है। अब ये C3 साइकिल क्या है, केल्विन साइकिल। तो वही पुरानी कहानी नए तरीके से, है ना, वही घिसी पिटी कहानियां कोई नए तरीके से सुनाता है, वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो बंडल शीट में पूरा वो केल्विन साइकिल चल रहा है। केल्विन साइकिल आपको पता है क्या हुआ था केल्विन साइकिल में, भाई द्वितीयक स्तर में CO2 का स्थिरीकरण होता है, मैलिक अम्ल से CO2 के विमोचन से पायरुविक अम्ल बनता है। ये पायरुविक अम्ल जब बनेगा तो CO2 रिलीज हो जाएगी। मैलिक अम्ल से जब पायरुविक अम्ल बनेगा वापस, तो देखो पायरुविक अम्ल से ही तो मैलिक अम्ल बना, फास्फोइनोल से ही क्या बना, मैलिक अम्ल बना, वापस पायरुविक अम्ल बनता है तो ये CO2 दे देता है। कहाँ पे आके, बंडल शीट में आके दे देता है। अब CO2 आ गई तो साइकिल कौन सा चलने लग जाएगा, वापस वही कहानी, कौन सी, केल्विन साइकिल वाली। क्या हुआ, CO2 ने राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट से संयोजित करके केल्विन चक्र के अनुसार मंड का निर्माण में भाग लिया। ये पूरा साइकिल कौन सा है, ये वही C4 साइकिल चलेगा। वही RUBP जो है वो इसको ग्रहण करेगा, कार्बोक्सिलेशन करेगा, फिर PGA बनाएगा, शॉर्ट में समझा रही हूं मैं क्योंकि हम ये साइकिल पूरा कर चुके हैं। फिर ट्रायोज बनाएगा, ट्रायोज से वापस RUBP बन जाएगा। यही था C4 साइकिल, C3 साइकिल, यही था ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये C3 साइकिल चल जाएगा, यहाँ पे केल्विन साइकिल पूरा वापस से चलेगा। बस अंतर कितना है, मीजोफिल वाला, ठीक है। मीजोफिल में C4 साइकिल चल रहा है, बंडल शीट में तो वही पुराना हमारा राग अलापना है हमें C4 साइकिल का। लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, समझना मेरी बात को, यहाँ तो हमने क्या करा, C4 साइकिल पढ़ लिया है पूरा, तो मैंने आपको शॉर्ट में निपटा दिया। आपको वहां पे सॉरी पूरा डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि आप तो पहली बार ही करोगे ना, तो आपको जो है वो पूरा क्या बताना पड़ेगा, C4 साइकिल। और बाकी फिर आपके स्कूल
पूछ लेना भाई क्या कहते हैं वो, कि मैम ऐसे शॉर्ट में सिर्फ डायग्राम बना दे, क्योंकि ये वैसे ही अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। पहले आप मीजोफिल समझाओगे, फिर बंडल शीट समझाओगे, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो देख लेना आप लोग, ठीक है। इसमें 3 स्टेप हुए थे, एक तो कार्बोक्सिलेशन, हुआ था, दूसरा क्या हुआ था, यहाँ पे रिडक्शन हुआ था दूसरे स्टेप में, ठीक है, और तीसरे स्टेप में पुनर्भरण हुआ था। ये 3 स्टेप किए थे हमने वहां पे, वही 3 स्टेप यहाँ पे होंगे। अब इसको कॉमन समझ लो ताकि ये रिवाइज हो जाए। अब सुनो वापस से रिवीजन, क्या हो रहा है, C4 साइकिल जो है वो किस में पाया जाता है, मैं फिर से रिवाइज कर रही हूं सारी चीजें। C4 साइकिल जो है वो गन्ना, ज्वार, सारगम जिसको कहते हैं, ये भाई मैं इंग्लिश वाला भी याद रखें, ठीक है, और क्या मक्का, इनमें पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, तो मैम आपने कहा कि इसमें क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है इस वजह से। और इसका क्या महत्व है, ये महत्व अभी मैं लिख रही हूं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक वही है। महत्व है इसका प्रकाश श्वसन में। ऐसा क्यों भाई, क्या जरूरत आन पड़ी इसको इतना अलग से करने की है। अच्छा चल रहा था ना C4 साइकिल हमारे लिए जो है, C3 साइकिल इतना हमारे लिए जो है काम बढ़ा दिया। तो इसका महत्व प्रकाश श्वसन में है, अभी से लिख लो। क्यों होता है ऐसा, प्रकाश श्वसन की वजह से होता है। अभी क्या है प्रकाश श्वसन वो समझाऊंगी। क्या हुआ, अब देखो मेरी बात सुनो, ये है हमारी कौन, बंडल शीट। ये डायग्राम बना लेना, ऐसे आपके बुक में बना हुआ है ना। ये डायग्राम ऐसे 2 हिस्से कर दिए मैंने, सेल्स बना दी। ये क्या है, ये मध्योतक है, पर्ण मध्योतक, मीजोफिल। ये है बंडल शीट, पुलाच्छद, ठीक। क्या होता है, पुलाच्छद जो होती है ना उसकी मेम्ब्रेन बहुत मोटी होती है, इस बात को भी ध्यान रखना। ये क्योंकि अभी मैं फोटोसिंथेसिस वो फोटो रेस्पिरेशन में फिर से समझाऊंगी, इसको अलग बना देते हैं थोड़ा। अब होता क्या है, इसमें कौन सा साइकिल चल रहा है, इसमें तो C3 ही चलना है, केल्विन चक्र। इसमें चलाना है हमको C4 साइकिल। क्या होता है कि हमारा बेचारा CO2 आता है दौड़ा दौड़ा कि फोटोसिंथेसिस करूंगा, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपको पता है वहां पे भी अकेली CO2 नहीं आई थी, CO2 के साथ H2O आता है, ये आपको पता है, इसीलिए हम इक्वस लिखते हैं। ये बात मैंने आपको केल्विन साइकिल में समझा दी थी कि इसलिए AQ लिखा होता है जब भी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखी होती है, कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ AQ लिखा होता है, इक्वस है। ये फोटोसिंथेसिस आता है, ये सोचता है RUBP के पास जाऊंगा, इसके पास RUBP है ही नहीं। RUBP जो है सिर्फ कहाँ पे होता है, बंडल शीट के पास होता है। हमारा जो मेन एंजाइम है जिसमें केल्विन चक्र चलना है वो यहाँ पे है ही नहीं, और नहीं है इसीलिए ये बचा हुआ है। देखो यहाँ पे इसको मिलता है PEP, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि मैं सबकी फुल फॉर्म पिछले बोर्ड पे बता चुकी हूँ। यहाँ पे फुल फॉर्म लिखने जाऊंगी तो आपको बताइए। PEP मिलता है इसको पायरुविक फास्फोइनोल पायरुवेट। फास्फोइनोल पायरुवेट एक एंजाइम जिसका नाम क्या है, पेप्केज। और ये आपको इनके इंग्लिश वाले शॉर्ट भी याद रखने हैं, ये पेप्केज, PEP ये भी याद रखने हैं, फुल फॉर्म भी याद रखनी है, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी है। पेप्केज काम करता है, पेप्केज क्या करता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ देता है और क्या बना देता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कंपाउंड वाला होता है, इसीलिए हम इसे C4 साइकिल कहते हैं, क्योंकि इसका प्रथम उत्पाद, प्रथम प्रोडक्ट, प्रथम स्थायी उत्पाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, इसीलिए इस साइकिल को C4 साइकिल कहते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बड़ा ही अनस्टेबल है ना, इसकी जो मन है वो बार बार परिवर्तित होता रहता है, चंचल मन का प्राणी है बेचारा। ये क्या करता है, ये कहता है कि यार नहीं, मैं तो क्या बनाऊंगा, मैलेट बनाऊंगा, मैलिक एसिड बोलूं, मैलेट बोलूं। और मैंने कहा ये मैलेट भी कई बार किस में बदल जाता है, एस्पार्टिक में भी बदल जाता है।
एस्पार्टिक एसिड में बदल जाता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेशन कहाँ हो गया, पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन यहीं पे हो गया है भाई, यहां पे अलग से कार्बोक्सिलेशन चल रहा है, ये इसमें रूपांतरित हो जाता है। आपकी बुक में कुछ भारी भरकम वर्ड लिखे हैं, जैसे यहाँ पे रूपांतरण लिखा हुआ है शायद, है ना। क्यों रूपांतरण लिखा हुआ है, क्योंकि ये इसमें बदल गया है, ये भी C4 है, ये भी C4 है, इसमें भी 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है। पाइरुवेट में कितने थे, 3 थे, एक और मिला, ये 3 कार्बन वाला है। अब क्या होता है, ये मैलिक अम्ल जो है ये इसको जो है बंडल शीट अंदर आने देती है। ये बंडल शीट जो होती है ना, ये डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर नहीं आने देती, अलाउ नहीं है। ये बात एक खास बात है, ये लिखो यहाँ पे कि ना तो ये ऑक्सीजन को अंदर आने देती है, ना ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने देती है। नॉट अलाउड, गैसेज अलाउड नहीं है ना, गैसेज अलाउड नहीं है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कहती है मुझे जाने दो बंडल शीट में, C4 साइकिल डायरेक्ट करूंगी, ये कहती है चल हट, नॉट अलाउड, गैसेज आर नॉट अलाउड, गैस नहीं आ सकती, कुछ बना के ले आओ मेरे लिए, गैस को नहीं आने दूंगा। तो उसके लिए ये सारी कहानियां रची जा रही है। ठीक है, ये जो ड्रामा चल रहा है ये इसलिए चल रहा है क्योंकि ना तो CO2 अंदर आ सकती है बंडल शीट में और ना ही O2। अब आप बोलेंगे क्यों बंडल शीट में जाना है, यहाँ पे क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि RUBP यहीं पे है, सिर्फ हमारा जो रुबिस्को है ना एंजाइम वो यहीं पे है, इधर है ही नहीं। और रुबिस्को के बिना तो भाई होना नहीं है काम, बनना नहीं है ग्लूकोज। अब ये रूपांतरित हो जाता है। ये मैलेट जो होता है ये कहता है चलो ये लेके क्या आया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आया है अपने साथ में कुछ बना के, है ना, डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं आ सकती, तो ये कुछ बना के लेके आया है। ये बना के अंदर आ जाता है चुपके चुपके कि अब तो आने दो, अब तो मैं रेसिपी बना के लाया हूँ। ये आता है मैलेट। अब ये मैलेट क्या करता है, ये कहता है चलो आ ही गए हो तो मेरे तो कार्बन डाइऑक्साइड आती नहीं है, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, भगवान के नाम पे कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, C4 साइकिल चलाना है, C3 साइकिल चलाना है। अभी क्या होता है, ये मैलेट बदल जाता है पाइरुविक अम्ल में या पाइरुवेट में, पाइरुवेट में बदल गया। जैसे ये पाइरुवेट में बदलता है चमत्कार हो जाता है, इसकी शक्तियां जो है बाहर आ जाती है, छुपी हुई हिडन पावर्स, CO2 बार, और ये पाइरुवेट 3 का था वापस 3 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड जो वहां से लेके आया था उसको रिलीज कर दिया। ये पाइरुवेट जो है वापस यहाँ पे चला जाता है और ये साइकिल चलता रहेगा। ये कौन सा साइकिल है, C4 साइकिल, है ना। वापस पुनः भरण भी तो करना पड़ेगा, तो हो सकता है आपकी बुक में या पुनः भरण जैसे शब्द लिखे हों, उसका मतलब हम पहले भी समझ चुके हैं, रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन हो गया यहाँ पे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, है ना, वो कौन सा गाना है, बसंती फंस गई गुंडों के जाल में वाला है, ये गुंडों के जाल में अब बसंती आ गई है, इधर से तो आ नहीं पा रही थी, इधर आ गई है। यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे बैठा है रुबिस्को, RUBISCO, रुबिस्को बैठा है। क्या लेकर बैठा है, RUBP लेकर बैठा है, रुबिस्को बिसफॉस्फेट, है ना, रुबिस्को 1,5 बिसफॉस्फेट। बस काम आसान। अब ये सब मिलके क्या कर लेंगे, वही अपनी जो खिचड़ी पकानी है इनको, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड किसको मिल गई, RUBP को मिल गई इस एंजाइम की मदद से, और कौन सा साइकिल चलेगा, वही पहले PGA फिर ट्रायोज, इधर से एक कार्बन निकलता रहेगा जहां पे ग्लूकोज बन जाएगा और फिर पुनः भरण हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ C4 साइकिल, C3 साइकिल। एक तो मैं खुद है ना कंफ्यूज रहती हूँ, लिखने के बाद मुझे पता चलता है कि C3 आ गई समझ में। 2 साइकिल चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज, C3 साइकिल सभी पादपों में होता है, सभी पौधों में होता है, चाहे वो पहले C4 कर ले, लेकिन उन्हें C3 करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना C3 के आप ग्लूकोज नहीं बना पाओगे। केल्विन साइकिल तो चलाना ही चलाना है। अब वो आप ऐसे कान पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात सेम ही है, या ऐसे पकड़ लो, ठीक है। चलो, तो ये C3 तो हमें चलाना ही है, अब किसी भी तरह का लाओ। तो हमने ये सारा ड्रामा किया। अब ये ड्रामा सस्ता नहीं है, हर ड्रामे के पैसे लगते हैं।
इंपॉर्टेंट बात जो अभी मैं प्रकाश श्वसन में फिर बताऊंगी। यहाँ पे क्या क्या काम आया था? यहाँ पे काम आए थे 18 NADP। देखो कैलकुलेशन में बार बार बता रही हूँ क्योंकि मेरे को मजा नहीं आ रहा। क्यों बता रही हूँ? क्वेश्चन आते हैं। और 12 NADP और 18 ATP। क्या काम आ रहे हैं भाई? 12 NADP और 18 ATP काम आए थे। और ये सारे जो ड्रामे किए हैं ऊपर, उसमें हर चक्र में 2 ATP काम में आते हैं। अब आपको पता है ये चक्र कितनी बार चलेगा? जितनी बार ये चल रहा है। एक बार में एक कार्बन निकलता है, ये चक्र 6 बार चलता है, इसीलिए 12 और 18 ATP बनते हैं। ये कैलकुलेशन हम केल्विन साइकिल में करके आए। ये भी 6 बार चलेगा क्योंकि इसमें भी तो एक ही कार्बन आ रहा है। अल्टीमेटली एक बार में एक कार्बन आ रहा है, 6 कार्बन चाहिए, तो ये भी कितनी बार चलेगा? 6 × 2। कितने ATP हो गए हैं भाई? 12 ATP। ये सारा जो ड्रामा किया है ना, उसमें 12 ATP खर्च हुए हैं। कौन सा भलाई का काम कर लिया इसमें? ATP का नुकसान कर दिया, एक्स्ट्रा ATP लगवा दिए। ठीक है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा खर्चा आता है, लेकिन फिर भी ये पौधों के लिए फायदेमंद है। बताओ खर्चा क्यों करा जा रहा है? इतना पैसे क्यों उड़ाए जा रहे हैं? 12 ATP क्यों उड़ाए जा रहे हैं? इस आदमी की वजह से। ये बहुत चालाक है। गन्ना, मक्का और ज्वार ये प्रकाश श्वसन को रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे प्रकाश श्वसन तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है मैडम? ये सिर्फ श्वसन नहीं है, ये प्रकाश श्वसन है। और प्रकाश श्वसन पौधों के लिए नुकसानदायक होता है, और उसी से बचाने के लिए हम यहाँ पे ये कहानी रच रहे हैं। ये नया ड्रामा जो कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं। तो समझ में आया क्या है C3 साइकिल? अल्टीमेटली C3 साइकिल चलेगा तब भी C3 साइकिल होगा, और कैसे C4 साइकिल चलेगा तब भी C3 साइकिल चलेगा। यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया है C3 साइकिल सभी पौधों में चलता है। ये बात आपको याद रखनी है, केम में भी चलेगा। आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग है वो है प्रकाश श्वसन। विलेन की बात कर लेते हैं। अब सुनो प्रकाश श्वसन क्या है। याद करो मेरी पुरानी बात जो मैंने आपको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोली थी कि ये बात मैं दोबारा यूज करूंगी। क्या बात बोली थी मैंने ये कहा था कि RUBISCO जो रुबिस्को है, अब कुछ याद आया? रुबिस्को को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन से भी बंधने की बीमारी है। है ना, ऐसा लिख मत देना। बंधने की बीमारी है, ठीक है। इसको बीमारी है एक कि भाई इसको कार्बन डाइऑक्साइड से तो प्यार है ही है, लेकिन इसको ऑक्सीजन से ही प्यार है। ये जो बुरी आदत इसको लगी हुई है, इसी कारण प्रकाश श्वसन होता है। प्रकाश श्वसन है क्या? नॉर्मल श्वसन से अलग है। जब लाइट की कंडीशन में, हाई इंटेंसिटी में पौधे प्रकाश श्वसन करते हैं, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में जो होने वाला श्वसन है उसे कहते हैं प्रकाश श्वसन। ये तो हो गई परिभाषा। क्या? प्रकाश की उपस्थिति में। लेकिन ये प्रकाश हल्का फुल्का नहीं है, ये एक चीज जो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, उच्च प्रकाश की उपस्थिति में या उच्च प्रकाश तीव्रता पर। परिभाषा लिख लो, पौधों द्वारा होने वाला श्वसन प्रकाश श्वसन कहलाता है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, होनहार बच्चों? दूसरी चीज, यह पौधों के लिए हानिकारक है क्यों?
जवाब देना पड़ेगा। वाई, क्यों हानिकारक है? क्योंकि इसमें एटीपी का उपयोग होता है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की भी हानि होती है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो कितनी जरूरी है, कितनी जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण करना है, मरे जा रहे हैं हम तो, हैं, प्लांट तो मरे जा रहे हैं, एक एक कार्बन इकट्ठा कर करके ग्लूकोज बना रहे हैं, और इधर इस बावरे को देखो, कार्बन डाइऑक्साइड लुटाया जा रहा है श्वसन कर करके। तो भाई ये नुकसानदायक है। पहला तो एटीपी, चलो ठीक है जाने दो, एटीपी को नहीं छोड़ देते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बदतमीजी है। हम तो वहां से CO2 ले लेके कार्बन, एक एक कार्बन इकट्ठा कर रहे हैं केल्विन साइकिल में और ग्लूकोज बना रहे हैं, और इधर इनको देखो CO2 लुटाए जा रहे हैं, लो जितनी लेनी है ले लो। तो इसीलिए प्रकाश श्वसन जो है वो बहुत हानिकारक है। कंडीशंस, शर्तें क्या क्या हैं? कब होगा फोटो रेस्पिरेशन? अच्छा हिंदी का इंग्लिश लिख लो भाई। फोटो रेस्पिरेशन कहाँ लिख दूं मेरे प्यारे बच्चों? यहीं लिख दूं क्या? फोटो, खींच मेरी फोटो, फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं इसको, फोटो रेस्पिरेशन। और इसी को रोकने के लिए मैं एक बार बता रही हूं, ये लिख लेना कहीं, इसी चीज को रोकने के लिए C4 साइकिल चलता है। ठीक है, C4 साइकिल का महत्व बता दिया है मैंने वहां पे, प्रकाश श्वसन को रोकने के लिए, है ना। सुनो अब मेरी बात, क्यों ये भी सुन लो, अभी बताया था वैसे तो एक बार और रिवाइज कर लेती हूँ। मैंने कहा यहाँ पे CO2 और O2 दोनों ही नहीं आ सकती। ये रुबिस्को जो होता है ना, ये खतरनाक प्राणी है। इसको अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसको O2 मिल जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी छोड़ देता है, कहता है नहीं मैं तो O2 के साथ जाऊंगा। अब ये O2 के साथ जाके कुछ कंपाउंड बनाता है, जिसको अभी हम देखेंगे। वो कंपाउंड बनाता है, CO2 को बाहर फेंक देता है कि चल निकल यहाँ से, और ATP भी यूज करता है। तो देखो यहाँ पे क्या फायदा है कि हमारा C3 साइकिल यहाँ पे चल रहा है, रुबिस्को यहाँ पे है, यहाँ तो है ही नहीं रुबिस्को। अगर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी यहाँ आती है तो यहाँ पे कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि रुबिस्को को प्यार है ऑक्सीजन से, बाकी किसी को तो है नहीं, बाकी को तो कार्बन डाइऑक्साइड से ही है, ये पेपकेस को तो रुबिस्को ऑक्सीजन बड़ा सोचती है, षड्यंत्र रचाती है। आज तो मैं रुबिस्को को अपने घेरे में लेकर रहूंगी, लेकिन घेरे में ले नहीं पाती क्योंकि बंडल शीट ने दीवार बना रखी है, ना तो ये ऑक्सीजन को आने देगी ना कार्बन डाइऑक्साइड को। अब ऑक्सीजन तो आ नहीं सकती, हालांकि ऑक्सीजन बड़ी शैतान है, वो सोचती है पेपकेस को अपने चंगुल में ले लूं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पेपकेस बना के ले जा रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जा रही है? ऑक्जेलो एसिड बना के ले जा रही है, डायरेक्टली नहीं जा पा रही है। ऑक्सीजन भी सोचती है कि पेपकेस के साथ चक्कर चला लूं और अंदर चली जाऊं, लेकिन पेपकेस बड़ा ही निष्ठुर प्राणी है, वो कहता है मुझे तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन से मेरे को कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ऑक्सीजन कभी अंदर आ ही नहीं पाती और फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन कभी नहीं हो पाता। तो यहाँ पे प्रकाश श्वसन बढ़ जाता है। जबकि अगर हम C3 साइकिल्स की बात करें तो वहां पे तो ये वाली चीज होती ही नहीं है, वहां तो रुबिस्को डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के, तो वहां पे प्रकाश श्वसन हो जाता है। ये नुकसान है C3 चक्र का। आपको बोले C3 चक्र का क्या नुकसान है, केल्विन साइकिल का क्या नुकसान है? वहां पे प्रकाश श्वसन आसानी से हो जाएगा। जबकि C4 साइकिल का महत्व क्या है कि वहां पे प्रकाश श्वसन नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। नो मीन्स नो, ये लिख लो कहीं, नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके स्कूल लेवल पे भी जब आप C3 C4 में अंतर बताओगे तब भी, है ना, आपकी बुक में वो येलो कलर का बक्सा बना हुआ है, उसको देखें, उसमें यही चीजें हैं। चलो अब होता क्या है सुनो, कैसे क्या होता है ये सुन लो। फोटो रेस्पिरेशन में क्या कहानियां होती है। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि 3 अंगक काम में आते हैं इसमें, ध्यान से सुनना, उनके नाम आपको याद करने हैं। मेरी इसमें कोई साजिश नहीं है, ये अपने आप ही ये अंगक बीच बीच में आ रहे हैं, ये और एक नीचे चिल्लू सा बना देती हूँ, है ना। वैसे ये 3 है भाई, एक छोटा बना दिया मैंने।
ये तो आपका है हरित लवक। हरित लवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो सी याद रख सकते हो। फिर एक और हमने अंग पढ़ा है जब हमने कोशिका वाला चैप्टर बना था, पेरोक्सीसोम। याद आया? सब कुछ जो मैंने पढ़ाया है ना वो किसी न किसी साजिश के तहत पढ़ाया है आपको। पेरोक्सीसोम, पी से। और तीसरा है एक और इस लिस्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी पीछे नहीं है, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी हमें। माइटोकॉन्ड्रिया एम, CPM से याद कर लेना। ये सीक्वेंस भी याद करना है आपको, पहले हरित लवक, फिर पेरोक्सीसोम और उसके बाद M यानी माइटोकॉन्ड्रिया। CPM से याद हो जाएगा, इसीलिए शॉर्ट लिखा है CPM। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, पहले क्लोरोप्लास्ट में जाएगा, फिर पेरोक्सीसोम में और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। कुछ नहीं है, ज्यादा हेडेक वाली बात नहीं है। सुनो अब मेरी बात। क्या होता है कि जब प्रकाश उच्च तीव्रता पर होता है, ये कंडीशन है भाई, पहली कंडीशन। ऐसे नॉर्मली फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता कि दिन भर अगर फोटो रेस्पिरेशन होगा तो बेचारे C3 साइकिल वाले तो मर ही जाएंगे। हमेशा नहीं होता। जब क्या होता है, पहली कंडीशन क्या है, उच्च प्रकाश होना चाहिए, उच्च तीव्रता का प्रकाश, मतलब बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी आ रही है। तीव्रता तो समझ गए ना, तरंग देर जिसे लेना देना है। जैसे रेड लाइट बहुत ज्यादा आ रही है ना, तीव्रता बहुत ज्यादा आ रही है, सारी लाइट्स बहुत ज्यादा गिर रही है, पहली कंडीशन। दूसरा, जब स्टोमेटा बंद हो जाए, है ना, स्टोमेटा बंद हो जाए। अगर मान लो बहुत ज्यादा लाइट आती है तो क्या होगा भाई, पौधे हैं, अपना बचाव करेंगे ना, वो सबसे पहले क्या बंद करते हैं, अपने रंध्र बंद करेंगे, कि नहीं तो वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, तो वो तो अपने रंध्र बंद कर लेते हैं। जैसे ही रंध्र या स्टोमेटा बंद किए, CO2 आना बंद हो गई, बंद। अब CO2 तो अंदर आएगी नहीं। अब अंदर जो प्रकाश संश्लेषण पहले से हो रखा है, क्योंकि तो साइकिल चल रहा है, प्रकाश संश्लेषण जो पहले से हो रहा था, उधर से क्या आ रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन अंदर इकट्ठा हुई है। ये देखो, ये पत्ती में रंध्र बंद हो गए तो CO2 आना बंद हो गई, लाइट इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई जिसकी वजह से। अब पत्ती के अंदर ऑक्सीजन भरी पड़ी है, ये ऑक्सीजन का दुरुपयोग कौन करेगा, रूबिस्को। रूबिस्को क्या करता है, मैंने आपको कहा, जब उसको CO2 नहीं मिलती है तो वो ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेता है, RuBiCO। रूबिस्को क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है और ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके दो कंपाउंड बनाता है। एक तो वही जो नॉर्मली बनता है, कहाँ लिख दूं मैं ये कंपाउंड, बेटा मैं इसी डायग्राम को यहां पे लिख दूं क्या, ऑक्सीजन प्लस RuBp, है ना। RuBp किस एंजाइम की मदद से, रूबिस्को की मदद से। रूबिस्को की मदद से क्या बना लेगा, एक तो बनाएगा हमारा PGA जो नॉर्मली बन रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट। इसके साथ ही एक और चीज बनाता है, ग्लाइकोलेट या ग्लाइको एसिटिक एसिड, ठीक है, ग्लाइकोलेट बना लेता है। ये ग्लाइकोलेट बना लेता है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया है, अब PGA प्लस ग्लाइकोलेट को मैं GLY लिख रही हूँ, ग्लाइकोलेट बना लेता है। ये ग्लाइकोलेट जाता है पेरोक्सीसोम में, पेरोक्सीसोम से ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में जाते ही इसके रंग बदल जाते हैं। इसमें कितने कार्बन थे भाई, PGA में कितने कार्बन होते हैं, PGA कितने कार्बन वाला था, 3 कार्बन वाला था, और ग्लाइकोलेट 2 कार्बन वाला होता है, हो गए 5 कार्बन। रूबिस्को में कितने, RuBp में कितने कार्बन होते हैं भाई, पहले वाली रिएक्शंस ध्यान में है ना, 5 कार्बन होते हैं ना RuBp में, 5 कार्बन 1,5 इसीलिए बोलते हैं उसको, 5 कार्बन है, 5 में से 3 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, 5 हो गए। अब ये क्या करता है, यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेता है, ये लो छोड़ दी इसने, कार्बन कम हो गया। अरे इतने जरूरी कार्बन जिससे हमें ग्लूकोज बनानी है और यहाँ पे ये लुटाया जा रहा है, एक कार्बन कम कर लेता है और ये कार्बन कम करके ये वापस जो है कहाँ पहुंच जाता है, इधर। अब यहाँ पहुंचने तक में भी इसमें एक ATP का नुकसान हो गया है, ATP जो है NADP में बदल गई। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऊपर से ATP भी, बहुत बढ़िया, ठीक है।
तो ये एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड के नुकसान की वजह से हम नहीं चाहते कि प्रकाश श्वसन हो, लेकिन होगा। अगर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी। तो इसी का जुगाड़ लगाने के लिए जो C4 साइकिल वाले हैं उन्होंने कौन सा अपनाया, H साइकिल अपनाया। C3 साइकिल वालों में क्या होता है, C3 साइकिल का नुकसान क्या है कि उसमें फोटो रेस्पिरेशन होगा। C4 साइकिल का महत्व क्या है कि उसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, मैंने वहां कॉर्नर पे लिख दिया है, ठीक है। ये हमेशा किस में होगा, ये हमेशा किस में होगा, C3 वालों में, लिख दो, सिर्फ C3 वालों में होता है, C4 वाले बचे हुए, इसीलिए मैंने कहा बहुत जुगाड़ू है वो, है ना। तो ये होता है फोटो रेस्पिरेशन। समझ में आया क्या हो रहा है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी का नुकसान हो रहा है जो हम नहीं झेलना चाहते, इसलिए कुछ पौधों में C4 साइकिल चलता है, C3 वालों में तो होना ही है, कुछ उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा ये पढ़ लो अब क्या हुआ इसमें, इस क्रिया में CO2 अधिकता में रुबिस्को जो है, यानी कि जो फुल फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, एंजाइम जो कि CO2 को RUBP से जोड़ता है और ऑक्सीनेज एंजाइम की तरह कार्य करने लग जाता है। हमने कहा था ना कि RUBP को इतना पूरा लंबा नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी बॉन्ड बना सकता है और ये ऑक्सीजन से भी बना है। अच्छा ये भी एक क्वेश्चन आया है जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि इतना लंबा नाम क्यों है इसका, राइबोलोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीनेज क्यों है। कार्बोक्सिलेज तो इसलिए लगाया है क्योंकि ये CO2 से बॉन्ड बना सकता है, CO2 से भी संयोग कर सकता है, जबकि ऑक्सीनेज इसलिए लगाया है क्योंकि ये ऑक्सीजन से भी संयोग कर सकता है। हालांकि ये इसकी बहुत बड़ी कमी है, लेकिन है तो है, करें ही क्या। ठीक है चलिए समझ में आया क्या है फोटो रेस्पिरेशन। ये हमको देख चुके हैं कि ये संपूर्ण क्रिया हरित लवक, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगी। उसके बाद इसमें 2 कार्बन युक्त पदार्थ बनता है। अच्छा ये चीज रह गई, क्या बना भाई, मैंने कहा ग्लाइकोलेट बनता है 2 कार्बन वाला, इसीलिए इसमें को क्या कहते हैं भाई, C2 साइकिल। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन ये नीट का क्वेश्चन है, इसको C2 साइकिल भी कहते हैं। तो आपके पास तीनों साइकिल हो गए, C2, C3, C4, ठीक है। इसको ग्लाइकोलेट चक्र भी कहते हैं। भाई ये चीजें ध्यान रखा करो, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं ऐसे छोटे मोटे जिस पे हम ध्यान नहीं देते। शर्तें क्या हैं इसकी, फिर से मैं एक बार लिख देती हूं, ये पूछी जाती है। प्रकाश श्वसन की शर्तें, प्रकाश श्वसन की शर्तें क्या हैं, किन कंडीशन में, क्योंकि मैंने कहा भाई ऐसे तो दिन भर C3 वाले तो मर ही जाएंगे, दिन भर प्रकाश श्वसन होता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कब होता है, पहली कंडीशन जब तीव्रता बहुत अधिक हो। किसकी तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, प्रकाश तीव्रता, है ना, पूरा लिख देती हूँ वरना बच्चे बोलेंगे किसकी तीव्रता, प्रकाश तीव्रता अधिक होनी चाहिए, यानी बहुत ज्यादा लाइट आ रही है सन से। अब इसका क्या इफेक्ट होगा, जब बहुत ज्यादा लाइट आएगी तो पौधे सोचेंगे C3 वाले कि यार अगर ऐसे ही लाइट आई तो हमारा तो सारा पानी सूख जाएगा। वो ऐड देखा आपने, स्ट्रॉ से सन जो है सारा पानी सक कर लेता है बच्चे का, तो भाई ये तो सारा पानी सक कर लेगा। तो दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है, रंध्र बंद हो जाते हैं, रंध्र का बंद होना। अब होना आप खुद लिख देना, इतनी मशक्कत आप करना। तीसरा क्या होगा, रंध्र बंद हो जाएंगे तो ऑक्सीजन की अधिकता हो जाएगी। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन की अधिकता। देखो मैं यहाँ पे ये O2 लिखती हूँ ना, आपको ऑक्सीजन ही लिखना है, मेरी तो जगह की कमी और शॉर्टकट के हिसाब से लिख देती हूँ मैं। और चौथी, जब ऑक्सीजन की अधिकता है तो CO2 की क्या होगी, कमी। क्यों कमी हो रही है, क्योंकि रंध्र बंद हो गए हैं। ये 4 कंडीशन आपको याद रखनी है प्रकाश श्वसन करने के लिए। फिर से बोलूंगी, C3 साइकिल में ही प्रकाश श्वसन होता है, C4 वाले में प्रकाश श्वसन नहीं होता। यही उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसीलिए वो 12 ATP खर्च कर रहे हैं वहां पे, एक्स्ट्रा ड्रामा इसीलिए कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत नुकसानदायक है, इससे एनर्जी जाती है प्लस CO2 भी जा रही है। इससे तो अच्छा ATP दे के कोई नया ड्रामा क्रिएट कर लो। ठीक है
चलो समझ में आया आपको फोटो रेस्पिरेशन? वेरी गुड। तो यहाँ पे हम जो है आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। आई होप आपको मजा आया हो और मैंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हो। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।